Hello students, this is your second chapter of physics units and measurement, and this chapter starts with a term that is physical quantity. ह्यूमन लाइफ बहुत सारी चीज़ों से सराउंडेड रहती है। उनमें से कुछ चीज़ें हम नेकेड आई से देख सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं देख सकते, और कुछ चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम मेज़र नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम सब पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का साइज़ किसी को नहीं पता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास ज़रूर पता है हमको, लेकिन उसका साइज़ अभी तक पता नहीं चला है। तो वो क्वांटिटीज़, वो चीज़ें जिनको आप मेज़र कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। समझ में आ गई बात? तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, दीज आर those quantities which can be measured. These are those materials which can be measured. अब किसी भी चीज़ की फिजिकल क्वांटिटी मेज़र कैसे की जाती है? तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अगर हमें लिखनी होती है, then that quantity will be equal to magnitude multiplied by its unit. Means कोई भी आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की या किसी बंदे की आपको हाइट अगर मेज़र करनी है, किसी पर्सन की अगर आपको हाइट मेज़र करनी है, सो दैट हाइट विल बी इक्वल टू, फॉर एग्जांपल उसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो 170 तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, एंड सेंटीमीटर विल बी इट्स यूनिट। सेंटीमीटर उसकी यूनिट होगी। अगर हम सिर्फ 170 लिख देंगे देन दैट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो कंप्लीट जो क्वांटिटी होगी वो मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों से मिलके बनती है। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया, एंड द मटेरियल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन बी मेजर्ड। सेकेंड, क्वांटिटी लिखी कैसे जाती है। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज होती कौन कौन सी हैं, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन क्वांटिटीज के बेसिस पे बाकी सारी क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है, बाकी सारी क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 है नंबर में, ओनली 7 क्वांटिटीज आर देयर, और बाकी सारी क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल नहीं है, वो इनसे डिराइव की जाती हैं, इनसे ही बनी होती हैं। तो वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, दैट इज लेंथ, टाइम। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट है मोल वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो रोशनी हो रही है किसी लाइट बल्ब की वजह से या सनलाइट की वजह से जो रोशनी हो रही है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे सिलेबस में। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब इसके बाद आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज हैं जो डिराइव की जाती हैं किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट अगर आपको याद हो दैट इज मीटर पर सेकंड होती है। तो मीटर मींस इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एंड सेकंड विच इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो ये जो वेलोसिटी है वो अगेन डिराइव की गई है कहां से, फंडामेंटल क्वांटिटीज से, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से। एक्सेलरेशन नेक्स्ट है, एक्सेलरेशन जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगेन ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होती हैं, ठीक है।
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो यहाँ तो बात हुई डिराइव्ड क्वांटिटीज की। अब बात करते हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स को समझने के लिए एक स्टोरी समझते हैं। स्टोरी है शहंशाह अकबर के टाइम की। अकबर का शासन था जब इंडिया में, मुगल एम्पायर था इंडिया में, तो उस टाइम पे बहुत ही खुशहाली हुआ करती थी हर तरफ, बिकॉज अकबर वॉज ए काइंड किंग, काफ़ी दयालु राजा था। लेकिन उसके राज्य में एक बार शाही खजाने में चोरी हो गई। शाही खजाने में चोरी हुई तो अकबर के जो शाही सिपाही थे, पठान हुआ करते थे लंबे चौड़े, उन पठानों ने चोर को पकड़ तो लिया और पकड़ने के बाद उस राजा के पास लेके आए। राजा ने उस चोर को देखा, एक पतला दुबला सा चोर था। उसको देख के राजा को गुस्सा आया और गुस्से में बोला कि तुमने हमारे शाही खजाने में चोरी की, तुम्हारी ये हिम्मत। तो वो जो चोर था वो रोने लगा और अकबर से माफ़ी मांगने लगा और वो बताने लगा कि शहंशाह, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे ये चोरी करनी पड़ी। अकबर एक, जैसा मैंने बताया कि काइंड राजा था, काफ़ी दयालु राजा था, तो उसने कहा कि ठीक है, आपकी बेटी का इलाज हम करवाएंगे, लेकिन आपको ये बताना होगा कि शाही खजाना है कहाँ, आपने छुपाया कहाँ है। तो वो जो चोर था वो उठ के चलने लगा और बोलता है ठीक है महाराज, मैं वो आपको शाही खजाना लाके देता हूँ। अकबर ने कहा नहीं नहीं नहीं, कहाँ जाते हो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बस बताओगे कि वो शाही खजाना कहाँ है, हम देखेंगे, हम उसको मंगवा लेंगे जहां पे भी वो होगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो चोर था वो रास्ता बताता है। वो क्या रास्ता बताता है कि ये आपका महल है, मैं ऐसे ही महल बना देता हूं। महल के पीछे एक रिवर फ्लो हो रही है, इस रिवर पे, इस नदी पे एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है। इस ब्रिज को जैसे ही क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद राइट हैंड पे, सीधे हाथ पे 100 कदम, 100 स्टेप्स चलने के बाद इस रास्ते पे लेफ्ट हैंड में मुड़ जाना है और लेफ्ट हैंड में 50 स्टेप्स, 50 कदम जाने के बाद, ये कच्चा रास्ता है, 50 कदम जाने के बाद रुक जाना है। तो यहाँ पे ही आपको इस रास्ते को खोदना है। तो रास्ते के बीच में ही वो शाही खजाना गाड़ा हुआ है। तो अब क्या होता है कि अकबर के सिपाही जाते हैं, शाही सिपाही जाते हैं और वापस आ जाते हैं, उनको कोई खजाना नहीं मिलता। खजाना उनको नहीं मिलता तो अकबर जो है वो गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है कि एक तो तुमने हमारे खजाने में चोरी की और चोरी करने के बाद तुमने हमें झूठा रास्ता बताया, तुमने गलत जगह बताई जहां खजाना नहीं मिला, और अपने सिपाहियों से बोल देता है कि इसको जाओ फांसी दे दो। लेकिन इतने में ही एंट्री होती है बीरबल की। बीरबल अकबर को रोक लेता है। बीरबल जो कि बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था अकबर के मंत्रिमंडल में, अकबर को वो रोक लेता है और इतने में ही जो चोर था वो बीरबल के पास चला जाता है और कहता है प्लीज हुजूर मुझे बचा लीजिए, मेरी गलती नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो बीरबल ने कहा ठीक है, मैं समझता हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, और अकबर से कहता है कि महाराज एक बार इसे खुद वहां जाने दीजिए जहां खजाना इसने छुपाया है, शायद हमें खजाना मिल जाए। तो अकबर कहता है बीरबल तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, एक तो उसने खजाना बताया है, फिर उसने झूठ भी बोला है, इसको मैं कैसे भेज दूं इन सिपाहियों के साथ। बीरबल कहता है कि महाराज मैं बोल रहा हूं इसलिए भेज दीजिए। तो बीरबल अकबर जो है गुस्से में तो था लेकिन फिर भी भेज देता है। इस बार वो जो चोर था वो सिपाहियों के साथ जाता है और खजाना मिल जाता है। जब वो खजाना वापस आ जाता है तो उस चोर को फ्री कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अकबर बीरबल से पूछता है कि मुझे ये समझ नहीं आया बीरबल कि तुम्हें इतना भरोसा कैसे था कि वो चोर अगर सिपाहियों के साथ जाएगा तो खजाना मिल जाएगा। तो अकबर ने कहा महाराज आपने अपने सिपाहियों को देखा है, 6-6 साढ़े 6 फुट के वो सिपाही, इतने लंबे चौड़े, उस टाइम पे फुट नहीं चला करती थी सॉरी, इतने लंबे चौड़े सिपाही वो थे। और क्या आपने उस चोर को देखा है, छोटा सा सिपाही,
उस छोटे से सिपाही ने अपने हिसाब से 100 कदम बताए होंगे और यहां से अपने हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से 50 कदम बताए होंगे, लेकिन आपके शाही सिपाही जो इतने लंबे चौड़े थे वो 100 कदम में यहां की बजाय कहीं यहां चले गए होंगे और 50 कदम में यहां की बजाय कहीं यहां चले गए होंगे। तो उन्हें खजाना मिलने की कोई उम्मीद थी ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम हुआ करती थी पहले टाइम पे मेजरमेंट में। मेजरमेंट तब इंडिविजुअली हर इंसान के फिजिकल डायमेंशन, हर इंसान की बॉडी के बेसिस पे होता था, हर इंसान अपने हिसाब से मेजरमेंट करता था। उनमें मेजरमेंट में कुछ तरीके हुआ करते थे। वो तरीके क्या थे? एंशिएंट मेजरमेंट। वो मेथड्स क्या थे? फर्स्ट था स्टेप, सेकेंड यार्ड, थर्ड फुट, फोर्थ क्यूबिट। ये कुछ मेजरमेंट के, लेंथ के मेजरमेंट के कुछ तरीके हुआ करते थे। स्टेप मींस कदम के बीच में, दो कदमों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्टेप। यार्ड, यार्ड का मतलब होता था तब कि आपने, जिस भी पर्सन ने कोई बेल्ट पहनी हुई है, उस बेल्ट का साइज, कमर पे जो बेल्ट का साइज होता था दैट वाज यार्ड। फुट, फुट मींस पांव का साइज। और क्यूबिट, क्यूबिट का मतलब है एल्बो से लेके और फिंगर, मिड फिंगर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड क्यूबिट। तो ये जितने भी डिस्टेंस हैं आप देखेंगे पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो जाते हैं। अगर आप किसी को 5 क्यूबिट लंबा मेजरमेंट करके देते हैं अपने हिसाब से, तो जरूरी तो नहीं है कि आपका क्यूबिट और उसका क्यूबिट सेम हो। तो ये प्रॉब्लम हुआ करते थे एंशिएंट टाइम पे मेजरमेंट में, इसलिए यूनिट्स का ढूंढा जाना आवश्यक था। यूनिट्स कहते किसे थे? यूनिट्स वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट था। यूनिट्स वाज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो सबके लिए स्टैंडर्ड था, सबके लिए सेम था, सबके लिए सेम होना चाहिए था। तो उसके लिए फिर कुछ कंट्रीज ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लिए। सबसे पहला इनिशिएटिव लिया फ्रेंच गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले तो यूनिट्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट, सिंपल सी बात है। इट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट of physical quantities। तो यूनिट्स वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स होती हैं वो जो सबके लिए, हर पर्सन के लिए सेम होती हैं वो, और वो टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती हैं। और इसके लिए यूनिट्स को बनाने के लिए, यूनिट्स को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि पहले तो इंडिविजुअली यूनिट्स होती थी, हर किसी का यार्ड अलग होता था, हर किसी का क्यूबिट अलग होता था। उसके बाद कुछ कंट्रीज ने इनिशिएटिव लिया, और इनिशिएटिव लेने में सबसे पहली जो कंट्री थी दैट वाज फ्रांस। फ्रांस ने इनिशिएटिव लिया और फ्रांस ने एक सिस्टम बनाया। फ्रांस ने एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम को हम बोलते हैं CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम में जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको रखा। C मींस सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब है कि ये जो सेंटीमीटर है ये लेंथ को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई। सेकेंड वॉज ग्राम। ग्राम वॉज द यूनिट टू मेजर द मास। मास को मेजर करने के लिए यूनिट बनाई गई। और दिस वॉज सेकेंड वॉज द यूनिट टू मेजर द टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए सिस्टम बनाया गया जिस सिस्टम को बोला गया CGS सिस्टम। फ्रांस की देखा देखी ब्रिटेन ने भी एक सिस्टम बनाया, और ब्रिटेन का जो सिस्टम था दैट वॉज, ब्रिटेन ने जो सिस्टम बनाया दैट वॉज FPS। F मीन्स फुट,
जहां सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करता था, वहीं यहाँ ब्रिटेन में और ब्रिटेन के जो कंट्रीज थी जहां पे ब्रिटेन की का शासन था, वहां पे जो लेंथ मेजर होती है वो फुट से। सेकंड मेजरमेंट पाउंड। पाउंड मींस जहां ग्राम यहां मास को मेजर करता है, वहीं यहां पाउंड भी मास को मेजर करता है। और ये सेकंड तो एज इट इज है, सेकंड एज इट इज है। तो आपको पता होगा कि इंडिया भी पहले ब्रिटेन के ही शासन में था, तो इंडिया में भी पहले फुट ही चलता था, आज भी फुट ही चलता है मेजरमेंट में, कई कई जगह फुट ही चलता है, फुट पाउंड सेकंड। ये दोनों ही सिस्टम्स अपने अपने देश में बिल्कुल सही चल रहे थे। सीजीएस सिस्टम फ्रांस में और एफपीएस सिस्टम ब्रिटेन में, प्लस उन कंट्रीज में जहां ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश शासन था, अपने अपने देशों में बिल्कुल सही चल रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ और एविएशन स्टार्ट हुआ। एविएशन जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ मुश्किल ये हुई कि कोई भी प्लेन जो फ्रांस से ब्रिटेन गया था, तो जो प्लेन कभी किसी देश के हवाई क्षेत्र में जाता है, तो उसमें जाते टाइम पे वो उस देश के बेस स्टेशन से कांटेक्ट करता है। तो जब बेस स्टेशन से कांटेक्ट करता है तो वो प्लेन अपनी हाइट बताता है कि मैं इस हाइट पे फ्लाई कर रहा हूं, ताकि बेस स्टेशन उसे बता सके कि जिस हाइट पे आप फ्लाई कर रहे हैं उस हाइट पे आमने सामने किसी भी डायरेक्शन में कोई प्लेन है तो नहीं, और उसको एक फिक्स हाइट देता है कि आप इस हाइट पे सेफली फ्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम जब होती थी कि जब फ्रांस से कोई भी प्लेन ब्रिटेन जाता था या ब्रिटेन से फ्रांस जाता था, तो जो बेस स्टेशन उनसे हाइट पूछता था कि आप किस हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं, तो फ्रांस वाले बताते थे कि हम लोग इतने 1000 सेंटीमीटर्स पे फ्लाई कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन वालों को सेंटीमीटर्स का अंदाज़ा नहीं होता था, उन्हें अंदाज़ा होता था किस चीज़ का, फुट का। ब्रिटेन तो फुट को अडॉप्ट कर चुका था, तो वो कहता था नहीं आप इसको फुट में बताइए। तो वहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होना शुरू हो गया। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था कुछ दिन पहले बेंगलोर में, दिन मतलब मैं शायद 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी मिसकम्युनिकेशन हो गया बेस स्टेशन और एरोप्लेन के बीच में। वो शायद एक डिफेंस एयरक्राफ्ट था, तो उस कंफ्यूजन में, मिसकम्युनिकेशन में वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। तो ये जब तक ट्रेड और एविएशन स्टार्ट नहीं हुआ, ये बेस्ट काम कर रहे थे ये सिस्टम। जैसे ही एविएशन और ट्रेड स्टार्ट हुआ, ये फ्लॉप होने लगे। तो फिर कुछ कंट्रीज ने मिलके, कुछ कंट्रीज बैठी, बहुत सारी कंट्रीज के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे और बैठ के उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक नया सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, हम एक नई सिस्टम यूनिट्स का सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, और वो जो सिस्टम होगा वो होगा MKS सिस्टम। दैट वाज MKS सिस्टम। MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट थी दैट वाज मीटर, और मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, और सेकंड वाज टू मेजर टाइम। सेकंड के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता कभी। तो ये लेंथ के लिए हो गई, ये मास, और ये टाइम। तो ये सिस्टम चलने लगा। तो 11th क्लास में MKS सिस्टम और CGS सिस्टम में कई बार कन्वर्जन आता है कि आप कन्वर्ट करके दिखाइए CGS सिस्टम में और MKS सिस्टम में। तो हम कुछ कन्वर्जन्स देखते हैं। सबसे पहले MKS टू CGS एंड CGS टू MKS। तो इस कन्वर्जन से पहले हम देखते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं ये आपस में रिलेटेड कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू दे दी जाती है 1 सेंटीमीटर की, तो उसको हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 mm की, तो हम उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं ज़रा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और सेम होता है किलोग्राम के लिए भी। तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं किसको, सेंटीमीटर को। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। दैट कैन बी रिटन एज 10 to the power 2 सेंटीमीटर। और
और इस 10 टू द पावर 2 को नीचे ले आऊं तो 1 मीटर इज डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2, ये तो ये हो गया 1 मीटर डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। और इस 10 टू द पावर 2 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो 10 टू द पावर -2 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना होगा इसको इस तरह से। अगेन अगर आपको 1 mm की वैल्यू निकालनी हो तो 1 mm इज इक्वल टू होता है 1 mm अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, और 1 mm इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 mm। सो 1 mm इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये अलग अलग वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से ये 1 mm हो गया। जब बात आती है माइक्रोमीटर की, तो माइक्रो को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, चाहे माइक्रोमीटर आए और 12th में आप पढ़ेंगे माइक्रो कूलम, माइक्रो जूल, तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। दिस विल रिप्रेजेंट माइक्रो। ये वैसे ही ड्रॉ किया जाता है जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए टर्म म्यू ड्रॉ किया जाता है, ये वही है। इसमें आप यू ऐसे बनाएंगे और जहां से आपने यू स्टार्ट किया था वहां से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज द साइन ऑफ माइक्रो। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। नेक्स्ट 1 एंगस्ट्रॉम, ये ए बनाकर ऊपर एक सर्कल बनाने को हम बोलते हैं क्या, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 pm means 1 picometer. 1 picometer is 10 to the power -12 meter. 1 fm, femtometer is equal to 10 to the power -15 मीटर। तो ये सारे के सारे आपको कन्वर्जन पता होने चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए ये कन्वर्जन। इस सिमिलरली अगर हमें ग्राम और किलोग्राम की बात करनी है तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। दैट मीन्स 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg डिवाइडेड बाई 1000, और 1000 कैन बी रिटन एज 1 kg डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 kg। तो आपको इस तरह से कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आप कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। फर्स्ट कन्वर्जन है, आपको कन्वर्ट करना है CGS टू MKS। सारी चीजें यहां लिखी हैं, मैं आपको 4-5 कन्वर्जन दे रहा हूं, आप करके रखिएगा इनको, ठीक है। फर्स्ट इज इन सभी को आपको MKS में कन्वर्ट करना है। तो ये 4 कन्वर्जन्स आपको करने हैं, चारों कन्वर्जन आपको करके रखने हैं। हाँ, और कुछ यूनिट्स अपने आप MKS से CGS के लिए ले लीजिएगा। तो ये कन्वर्जन्स आते हैं कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये है, CGS सिस्टम अडॉप्ट किया फ्रांस ने, FPS सिस्टम अडॉप्ट किया ब्रिटेन ने, और MKS सिस्टम अडॉप्ट किया फ्यू अदर कंट्रीज ने। ये वो टाइम था जब वर्ड जो है वो
मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा तेज़ी से थी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें बदल रही थी। उस कंडीशन में ज़रूरत थी एक ऐसे सिस्टम की, क्योंकि अभी तक भी जो देखा गया था वो ये देखा गया था कि फ्रांस अभी भी अपना ही सिस्टम अडॉप्ट कर रहा था, कुछ प्रॉफिट्स की, बेनिफिट्स की वजह से। ब्रिटेन अभी भी अपना ही, और कुछ कंट्रीज जो इनसे अलग थे वो अपना सिस्टम अडॉप्ट कर रहे थे। तो अभी भी ज़रूरत इस बात की थी कि कोई एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जो पूरे वर्ल्ड के लिए, सारी कंट्रीज के लिए एक ही हो, और उस सिस्टम को नाम दिया गया, दैट इज SI सिस्टम। SI सिस्टम, SI मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये जो सिस्टम था वो पूरे सभी कंट्रीज पे एक जैसा ही लागू होता था। अब इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने पढ़ी थी वही क्वांटिटीज ली, और उन क्वांटिटीज की कुछ यूनिट्स ली, और इस सिस्टम से मैंने जो यूनिट्स अडॉप्ट की थी वो अडॉप्ट की थी MKS सिस्टम से। ठीक है, तो हम देखते हैं अब SI यूनिट्स में 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज मींस बेस क्वांटिटीज कंसीडर किया गया, और 2 क्वांटिटीज थी उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज में कंसीडर किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली जो बेस क्वांटिटी थी दैट वाज लेंथ। लेंथ की जो यूनिट ली गई दैट वाज मीटर, और मीटर का जो सिंबल लिया गया दैट वाज स्मॉल m। सेकेंड टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड और सिंबल स्मॉल s। थर्ड मास, मास की यूनिट किलोग्राम और यूनिट सिंबल kg। फोर्थ वाज टेम्परेचर, फोर्थ क्वांटिटी वाज टेम्परेचर, और इसकी जो यूनिट थी वो थी केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट थे, और क्योंकि साइंटिस्ट थे उनके ही नाम पे ये यूनिट दी गई थी, सो इट विल बी रिटन बाय कैपिटल K। नेक्स्ट वाज करंट, करंट की यूनिट थी एम्पियर, और एम्पियर अगेन एक साइंटिस्ट थे इसलिए ये कैपिटल A से रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वाज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस में का कितना अमाउंट होता है, और उसकी यूनिट थी मोल, और इसका सिंबल था मोल, अगेन E नहीं आता है इसमें। 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। आप जो LEDs परचेज करते हैं उनके पैकेट पे लिखा होता है, अगर वो ब्रांडेड हैं, अच्छी हैं, उन पे लिखा होता है 70 कैंडेला, 85 कैंडेला, तो ये उसकी यूनिट होती है। और कैंडेला को डिनोट करते हैं सिंबल CD, ये CD लिखा हुआ मिलेगा आपको। डिराइव्ड यूनिट में क्वांटिटीज में 2 क्वांटिटीज थी। फर्स्ट वॉज प्लेन एंगल और सेकेंड वॉज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज थी, और इनकी जो यूनिट्स थी, जो प्लेन एंगल की यूनिट थी दैट वाज रेडियन। प्लेन एंगल का मतलब है 2 लाइन आपने ड्रॉ की, उनके बीच का एंगल प्लेन एंगल हो गया। और सॉलिड एंगल के बीच का जो यूनिट थी दैट वाज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मींस सॉलिड का मतलब है एक 3 डायमेंशनल बॉडी है आपके पास, 3 डायमेंशनल बॉडी है सॉलिड, उसमें आपको एंगल कैलकुलेट करना है, तो वो स्टेरेडियन। तो रेडियन का तो आ गया रेडियन, और ये हो गया स्टेरेडियन। सो these were the units, 7 fundamental and 2 derived units.